नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 बिफोर एंड आफ्टर। कहने का तात्पर्य है कि जो वक्फ संशोधन बिल जो कि सदन में पारित अभी अभी जो है पेश हुआ है, और वो उसके क्या प्रावधान हैं, पहले क्या था, और जब ये पारित हो जाएगा जो बिल है विधेयक बन जाएगा, उसके बाद इसमें जो है क्या प्रावधान हो जाएंगे। आज इसी बिल के कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक हमने इसलिए चुना क्योंकि आजकल ये बहुत जो है सुर्खियों में है टॉपिक। जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको लगता है कि इस बिल के जो है बनने के बाद ये जो वक्फ की संपत्ति और वक्फ के दावे और मंदिर मस्जिद विवाद ये सब सुलझ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको लगता है कि अगर ये वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया तो जो वक्फ की जमीनें मुस्लिमों के हाथ से निकल करके हिंदुओं के हाथ में चली जाएगी, बीजेपी के हाथ में चली जाएगी और आरएसएस के हाथ में चली जाएगी। तो मैं उनको बता दूं कि ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। हिंदू भाई मुसलमान भाई दोनों इस वीडियो को देखें और वीडियो देखने के बाद ये आकलन करें कि क्या अब तक जो वो सोच रहे थे, जो उल्टा सीधा उनके दिमाग में भरा जा रहा था, क्या वो सब सही है। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि वक्फ संशोधन विधेयक जो बिल आने वाला है और विधेयक बनने वाला है उसको हम उसका वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार की जो सही जानकारियां हैं वो आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से दी जाती हैं, जो आपके काम की होती हैं, आपकी गलतफहमियों को दूर करती हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो 20-25 मिनट का हो सकता है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। वक्फ, इस समय जो वक्फ का मुद्दा है, जो ये वक्फ का शब्द है, इसने पूरे देश में आग लगाई हुई है। हिंदू भी वक्फ वक्फ कर रहा है और मुसलमान तो वक्फ वक्फ कर ही रहा है। हिंदुओं को लग रहा है कि वक्फ को हटा देना चाहिए, मुसलमान अब वक्फ को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये जो डिस्प्यूट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है वक्फ के मुद्दे पे, और इसीलिए भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि ये जो 40 साल पुराना कानून है वक्फ का, इसमें कुछ चेंजेस लाए जाएं। क्या चेंजेस लाएंगे जिससे ये जो वक्फ का कानून है ये आज के जो मॉडर्न टाइम्स का जो जरूरतें हैं, जो आज की जरूरतें हैं, उनके अनुसार बने और पहले से ज्यादा व्यवहारिक हो जाए। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि भारत सरकार का प्रयास वक्फ को खत्म नहीं करना है, वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि उसका प्रयास है कि जो वक्फ के सही ऑब्जेक्टिव हैं, जिन चीजों के लिए वक्फ बनाया गया था, वो लक्ष्य प्राप्त हो सके। अर्थात जो वक्फ की जमीनें हैं वो मुस्लिम भाइयों के लिए ईमानदारी के साथ मुस्लिम भाइयों के हित में प्रयोग की जा सके। सरकार का केवल इतना उद्देश्य है। तो मित्रों, और जो 40 साल पहले ये जो कानून बना था वो उस समय की जरूरतों के हिसाब था। 40 साल में बहुत कुछ बदल गया। जो आदमी साइकिल से चलता था वो कार पे आ गया है, जो आदमी को साइकिल भी नसीब नहीं थी वो अब हवाई जहाज से चल रहा है। तो जरूरतें बदल गई हैं और ये स्वाभाविक है कि जरूरत अगर बदल जाए तो कानून को भी बदल देना बेहतर रहेगा। तो इसलिए सरकार ये वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है, बल्कि पेश कर दिया है। ये जो आज हम जो है यही जो संशोधन बिल ला रही है सरकार, इसके मुख्य मुख्य उन बिंदुओं को देखेंगे जहां पर सरकार बदलाव करना चाहती है। पूरे वक्फ के जो ये विधेयक है, जो ये एक्ट है, इसको मैं पढ़ने और समझाने नहीं जा रहा हूं। हम केवल उन बिंदुओं को देखेंगे जहां जहां पर सरकार बदलाव लाने की सोच रही है। तो सबसे पहला बदलाव जो आएगा वो है कि इस एक्ट का नाम ही बदल जाएगा। इस एक्ट का नाम जो इस समय है वक्फ एक्ट 1995, वो बदल जाएगा और इसका नया नाम हो जाएगा यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। अर्थात एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, कौशल एवं विकास एक्ट 1995, ये इसका नया नाम हो जाएगा।
ये नाम में चेंज करने की जरूरत क्या है? उसका कारण ये है कि इससे मालूम चले कि जो ये बदलाव लाए गए हैं उनके बहुत ही व्यापक जो है वो है उद्देश्य है। मतलब क्या उद्देश्य है? पहली बात तो वक्फ का प्रबंधन सही तरीके से हो। दूसरा, वक्फ बोर्ड को ताकत मिले, अर्थात जो कुछ प्रभावशाली लोग जो है जो वक्फ को हाईजैक किए हुए हैं देश में, उनसे छुटकारा मिले और उनका सही से मैनेजमेंट हो सके, उसमें कुशलता आए। कुशलता का मतलब है कि जो वक्फ जो है लाभ की स्थिति में है ही नहीं, जब उनको लाभ नहीं होगा तो वो कैसे गरीबों की मदद करेंगे? तो वो लाभ प्राप्त हो। दूसरा, विकास हो। किसका विकास हो? जो हमारे मुस्लिम भाई नीचे तबके नीचे दबे हैं और वो ऊपर नहीं उठ पाए हैं अभी तक, देश की आजादी के इतने साल के बाद भी, वो उनका जो है सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊपर आए। तो ये है इसके उद्देश्य, और इन उद्देश्यों को दर्शाने के लिए ही नाम में परिवर्तन किया जा रहा है। और इससे जो है इसके द्वारा जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उनमें इफिशियंसी आएगी, अर्थात वो लाभ की स्थिति में आ जाएंगे, तभी वो किसी का हित कर पाएंगे। दूसरा जो इसमें परिवर्तन सरकार लाने जा रही है वो वक्फ कैसे बनाया जाएगा, अर्थात कोई भी वक्फ अगर डोनेट करता है अपनी प्रॉपर्टी तो वो कैसे वक्फ बनाया जाएगा। तो पहला तो डिक्लेरेशन के माध्यम से, अच्छा मैं ये घोषणा कर दूं कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी है, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो बस इस माध्यम से वक्फ हो जाएगी। लेकिन अभी तक क्या था कि कोई भी जो है वक्फ की संपत्ति को जो है डिक्लेयर कर सकता था, लेकिन अब उन्होंने एक नियम लगा दिया है कि केवल वही व्यक्ति वक्फ की संपत्ति को डिक्लेयर कर सकता है वक्फ के रूप में जो कम से कम 5 साल से इस्लाम में शामिल हो। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है एक्स, मैंने उदाहरण लिया एक्स, उसने वो हिंदू था, उसने इस्लाम धर्म को अपनाया किसी भी कारण से, और उसके बाद 2-4 साल उसमें रहा, 1-2 साल, उसके बाद चाहे वो किसी दूसरे के प्रभाव में हो या उसके मन में अंतरात्मा ने उससे कहा हो, उसने कहा कि हम अपनी सारी प्रॉपर्टी वक्फ को देंगे। अब मान लीजिए उसके जो बच्चे हैं या जो और घर के परिवार के लोग हैं वो इससे सहमत नहीं है, तो यहां पर डिस्प्यूट हो जाता है। होता क्या है कि कोई एक व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है, अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए वो झूठ मूठ इस्लाम ग्रहण कर लेता है, क्योंकि इस्लाम में 4 शादियां की परमिशन थी। तो अब जो पहली बीवी से बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं वक्फ को मत करिएगा, जो दूसरे हैं जो खुद वो जिन्होंने शादी की है वो वक्फ में संपत्ति देना चाहते हैं। तो इस प्रकार के डिस्प्यूट ना हो इसके लिए उन्होंने सरकार प्रावधान बना रही है कि जो कम से कम 5 साल से ईमान में हो, मुसलमान हो, वही जो है वक्फ की जो है डोनेट कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी। और दूसरी बात, प्रॉपर्टी डोनेट करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति डोनेट कर रहा है, वक्फ कर रहा है, प्रॉपर्टी बिना किसी विवाद के उसके नाम उसका टाइटल हो। मान लीजिए 2 भाइयों में विवाद चल रहा है कि प्रॉपर्टी वो बंटवारे को लेकर के, और जो एक भाई उसमें से बहुत तंग आ गया है, उसने कहा अच्छा तुम नहीं मान रहे हो, नहीं मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, चलो मैंने वक्फ कर दिया अपना हिस्सा। अब उसका हिस्सा था कि नहीं था, डिस्प्यूट है, अभी भी जमीन विवादित है, और उन्होंने अपना हिस्सा वक्फ कर दिया। अब मतलब उसकी तरफ से वक्फ वाले लड़ाई लड़ेंगे, तो इस प्रकार के केसेस ना हो इसके लिए सरकार ने नियम बनाया है कि केवल अनडिस्प्यूटेड, जिस पर कोई मुकदमेबाजी ना हो, जिस पर कोई झगड़ा झंझट ना हो, केवल उसी प्रॉपर्टी को वक्फ किया जा सकता है। क्लियर टाइटल होना चाहिए उसके नाम, जिसके नाम ये जो है जमीन जो वक्फ की जा रही है। तो ये इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज गलत है। ये वक्फ बोर्ड को भी मुकदमों से बचाने के लिए ये जरूरी है कि वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्तियां जाएं वो बिना डिस्प्यूट के हों, बिना किसी विवाद के हों। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो अब पहले भी था और अब भी है, रिकॉग्निशन बेस्ड लॉन्ग टर्म यूज, अर्थात यदि कोई प्रॉपर्टी जो है बहुत लंबे समय से
किसी धार्मिक कार्य में प्रयोग की जा रही है। मान लीजिए कोई एक मस्जिद है जो 50-60 साल से 70 साल से बनी हुई है और अब वो माना जा रहा है कि वो वहाँ वक्फ है, कोई मदरसा है, कोई मजार है, तो वक्फ में चली गई है क्योंकि 50-60 साल से वो धार्मिक कार्य में या चैरिटी के काम में प्रयोग हो रही है। तो ये प्रावधान पहले भी थे और अब भी हैं। पहले शब्द लिखा हुआ था वक्फ बाय यूजर, अर्थात प्रयोग के आधार पर वक्फ घोषित है, और अब कहा जाएगा प्रॉपर्टी डीम्ड टू बी कंसीडर्ड एज वक्फ बेस्ड ऑन सोली एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज फॉर रिलीजियस पर्पस। अगर बहुत लंबे समय से लगातार धार्मिक पर्पस से किसी प्रॉपर्टी का यूज किया जा रहा है तो ऐसा समझा जाएगा कि वो वक्फ में है। केवल शब्दों को बदला गया है, बाकी कोई अंतर नहीं आया है। अब तीसरा जो बदलाव है इसमें वक्फ के गठन में, वो है इंडाउमेंट व्हेन द लाइन ऑफ सक्सेशन एंड्स, अर्थात वक्फ अल औलाद। ये जो वक्फ अल औलाद है ये एक प्रकार का वक्फ है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में इसको डिटेल से बताया था कि वक्फ अल औलाद क्या होता है और वक्फ अल खैर क्या होता है। तो अगर आपने उसे अभी नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो डाल दूंगा, आप उसे देखिए। वक्फ के बारे में पूरा डिटेल में मैंने उसे समझाया है कि इस्लाम के नजरिए में वक्फ क्या है और क्या क्या उसमें दिक्कतें हैं, कहां कहां पर विवाद है, कहां कहां पर मुद्दे हैं। तो उसको आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल हिंदुओं के लिए है या मुसलमानों के लिए है, उसको दोनों पक्ष देख सकते हैं, कुछ भी उसमें विवादित नहीं है, वो केवल वक्फ का विश्लेषण है। तो ये जो वक्फ अल औलाद है इसके बारे में ये कहा गया है कि इट प्रोवाइड्स मस्ट नॉट रिजल्ट इन डिनाइल ऑफ इनहेरिटेंस राइट ऑफ डोनर्स हायर्स इंक्लूडिंग वोमेन हायर्स, अर्थात ये इस प्रकार से डोनेट नहीं होनी चाहिए वक्फ अल औलाद कि जो उसके बाद के जो उसके वंशज हैं अर्थात जो वारिस हैं वो उनका अधिकार समाप्त न होने पाए। ऐसा न हो कि आपने वक्फ अल औलाद किया, अब उसका मैनेजमेंट किसी दूसरे के हाथों में चला गया, वो वक्फ तो हो जाएगी लेकिन उसका मैनेजमेंट जो है उसी परिवार के जो लोग हैं उन्हीं के पास रहे। तो इसमें भी कोई बुरा नहीं है, पहले भी ऐसा ही था। दूसरा जो अगला बदलाव है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वक्फ, अर्थात अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी निकलती है जो पहले कभी वक्फ की थी और आज उस पर कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनी हुई है, जैसा कि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग के मामले में था, जैसा इलाहाबाद हाईकोर्ट के मामले में था, जैसा कि संसद के मामले में है, तो उसके विषय में कुछ बदलाव लाए गए हैं, उनको अब देखते हैं। ये जो बिल है ये कहता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी निकलती है जो सरकारी जमीन पर है, सरकारी बिल्डिंग पे है और उस पर वक्फ का क्लेम होता है तो वो नहीं हो सकेगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर वक्फ था तो सरकारी बिल्डिंग कैसे बनी, और अगर सरकारी बिल्डिंग है तो वक्फ नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा है कि जो जिले का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, कलेक्टर होगा, वो ओनरशिप को डिसाइड करेगा। वो ये डिसाइड करेगा कि ये सरकार की जमीन है या वक्फ की जमीन है। केवल वक्फ के कह देने भर से और उस पर क्लेम करने भर से वो वक्फ की नहीं हो पाएगी अगर उस जमीन पर कोई सरकारी प्रतिष्ठान या सरकारी जमीन में वो दर्ज है। जब ये जो डीएम है ये एक रिपोर्ट जो है सबमिट करेगा सरकार को, और अगर वो जमीन सरकारी निकलती है तो उसको जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड से जो तहसील के डॉक्यूमेंट है उसमें दर्ज करा देगा, जिससे जो विवाद है वो परमानेंट सॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए। तो आप ये बताइए कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई जमीन ऐसी है जो सरकार और वक्फ के बीच में विवाद है तो उसका कोई ना कोई तो किसी न किसी प्रकार तो सुलझाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई हल तो निकलेगा ही। तो उन्होंने जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको ये पावर दे दी है कि वो इसकी विवेचना करेगा कि ये सरकार की है कि वक्फ की है। अगर ये वक्फ की निकलती है तो उसको रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में वक्फ में दर्ज करा देगा, और अगर वो सरकार की निकलती है तो वक्फ का दावा समाप्त हो जाएगा। वो सरकार के पक्ष में सरकारी जमीन के रूप में जो तहसील के रिकॉर्ड है, जो राजस्व के रिकॉर्ड है,
उसमें दर्ज हो जाएगी। अभी तक इन जो चेंजेस हैं इनमें मुझे कोई भी बुराई नजर नहीं आई है। अगला जो चेंज है वो है पावर ऑफ वक्फ ट्रिब्यूनल रिड्यूस्ड। ये मुद्दा सबसे ज्यादा आग लगी हुई थी इस मुद्दे पे, और यहां पर सबसे ज्यादा चेंज किया गया है। तो जो ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, पहले क्या स्थिति थी जो एक्ट में, जो अभी तक वक्फ एक्ट 1995 था, उसमें यह था कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ में है कि नहीं है, इसका जो डिसीजन है वो वक्फ ट्रिब्यूनल देता था, और उसी का डिसीजन जो है लास्ट हो जाता था। तो ट्रिब्यूनल की ये शक्तियां समाप्त कर दी गई हैं। क्या कहा गया है, अभी तक जो ये वक्फ एक्ट था उसमें प्रावधान था कि अगर कहीं पर कोई विवाद होता है कि ये संपत्ति वक्फ की है या नहीं है, तो जो ट्रिब्यूनल है वो एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करता था। सर्वे कमिश्नर कोई और नहीं होता था, एक वकील ही होता था, और वो ये जो है सर्वे करता था उस वक्फ प्रॉपर्टी का, और आकर के रिपोर्ट अपने ट्रिब्यूनल को देता था और कहता था कि ये वक्फ की है या नहीं है। ट्रिब्यूनल उसी के आधार पर अपना फैसला सुनाता था। ये था जो थ्योरेटिकल पहलू है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा था कि ट्रिब्यूनल में तरह तरह के भ्रष्टाचार व्याप्त हो गए थे। ये जो कमिश्नर अपॉइंट होते थे, सर्वे कमिश्नर, ये किसी न किसी पक्ष से पैसा खा करके उसके पक्ष में रिपोर्ट दे देते थे। उसके बाद जो ऊपर बैठे हुए ट्रिब्यूनल में लोग होते थे वो भी पैसा खाते थे और किसी एक पक्ष में फैसला दे देते थे, दूसरे पक्ष का नुकसान हो जाता था, और उसके बेचारे की मजबूरी थी कि वो कहीं भी अपील नहीं कर सकता था। वक्फ का जो फैसला था ट्रिब्यूनल का, वो अंतिम था और आखिरी था। तो इन चीजों को, किसी के पास एब्सोल्यूट पावर न जाए, इस चीज को रोकने के लिए ये बदलाव लाया गया है। अब जो नया बिल है उसमें कहा गया है कि ये जो सर्वे कमिश्नर नियुक्त होता था अपनी मर्जी से, भाई जो वादी प्रतिवादी होते थे उनमें से कोई एक खेल खेल जाता था और अपने पक्ष का सर्वे कमिश्नर नियुक्त करवा लेता था, तो वो नहीं होगा। जो ये डीएम है, जो कलेक्टर है, वही जो है सर्वे का कार्य करेगा, और जो सर्वे का कार्य होगा वो जो सरकारी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड है, जो डॉक्यूमेंट है, उसी के आधार पर होगा। क्योंकि माना जाता है कि जो डीएम है वो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है और ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष रूप से काम करेगा। तो कोई पक्ष चाह कर भी अपनी मर्जी का सर्वे कमिश्नर अपॉइंट नहीं करा पाएगा। तो यहां पर अभी भी मुझे कोई बुराई नहीं नजर आती। हो सकता है यहां पर कुछ लोग ये कहें कि जो ट्रिब्यूनल की शक्तियों को कम किया गया है वो गलत है, पर मेरा मानना है कि किसी के पास भी शक्तियों को एक साथ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो शक्ति का केंद्रीकरण है वही भ्रष्टाचार को जन्म देता है। अगला जो पॉइंट है वो चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल। जो केंद्रीय वक्फ की काउंसिल बनी होती है उसमें भी बदलाव लाया गया है उसके स्ट्रक्चर में। जो अभी तक एक्ट था वो ये कहता था कि जो काउंसिल है उसमें जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ वक्फ होते हैं, वक्फ के जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, वो इस काउंसिल के चेयरमैन होते थे, और जो उसमें और दूसरे जो मेंबर होते थे वो सभी जो और मेंबर सदस्य बनते थे, जरूरी था कि वो सभी मुस्लिम हों, और उसमें कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का भी होना अनिवार्य है। अभी तक कानून ये कहता था। अब आगे देखते हैं कि जब अमेंड हो जाएगा ये एक्ट, जब ये बिल पास हो जाएगा, तो उसमें ये कहा जाएगा कि जो 2 मेंबर जो एमपी हैं या फॉर्मर जजेस हैं या इमिनेंट पर्सन्स हैं जो स्टेट की तरफ से अवॉइड किए जाते हैं, उनका मुसलमान होना जरूरी नहीं है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें मुसलमान है या नहीं है। जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ की रहेगी, वो उसी समुदाय की रहेगी, भले उसके जो 2 मेंबर हैं वो किसी और धर्म के हो जाएं। जो मुस्लिम मेंबर हैं वो कौन होंगे? वो या तो किसी मुसलमानों के संगठन के लोग होंगे, या तो जो शरिया कानून है, इस्लामिक कानून है, उसके विद्वान होंगे, और किसी भी वक्फ जो बोर्ड है उसके चेयरमैन भी हो सकते हैं। क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड है ये
राज्य के होते हैं वो चेयरमैन भी उसमें काउंसिल में जा सकते हैं। और पहले की तरह अभी भी कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं होंगी। तो केवल एक बदलाव इसमें दिखाई दे रहा है कि जो 2 जो है गैर मुस्लिम जो सदस्य हैं वो अब काउंसिल में बैठेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई ऐसा व्यापक अधिकार नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले सकते। वक्फ काउंसिल का काम केवल ये है कि वक्फ बोर्ड को देखना, उनको सलाह देना, उनकी एक प्रकार की गवर्निंग बॉडी है। और बाकी सभी मेंबर तो मुस्लिम हैं ही, अगर 2 मेंबर गैर मुस्लिम हो भी गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब अगला जो बदलाव है वो है जो वक्फ बोर्ड, जो राज्य स्तर पे जो वक्फ बोर्ड बने हुए हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो कंपोजिशन है, संरचना है, उसमें भी बदलाव किया गया है। अभी तक जो प्रावधान है एक्ट में वो ये कहते हैं कि कम से कम 2 सदस्य जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेजेस ऑफ मुस्लिम, अर्थात या तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद होंगे, या तो किसी विधानसभा विधान परिषद के सदस्य होंगे, या तो बार काउंसिल के मेंबर होंगे, अर्थात वो बार काउंसिल जो है वकीलों की जो संस्था है उसके सदस्य होने चाहिए। तो अभी तक कोर्ट ये कहता है कि जो वक्फ बोर्ड में सदस्य होंगे वो इनमें से हो सकते हैं कम से कम 2 सदस्य। लेकिन अब जो बिल आएगा नया उसमें ये कहेगा कि ये जो तीनों जो कैटेगरी है इसमें कम से कम 2-2 लोग, 6 लोग अपॉइंट हो जाते थे। अब जो बिल कह रहा है कि इन तीनों कैटेगरी में कम से कम 1 सदस्य सरकार अपॉइंट करेगी। अभी तक जो 2-2, 6 लोग थे वो काउंसिल ही अपॉइंट कर देती थी या आपस में ही चुनाव करके अपॉइंट कर लेते थे। अब जो है कम से कम 3 सदस्यों को सरकार अपॉइंट करेगी और 3 वो अपने तरीके से अपॉइंट कर सकते हैं। और जो 3 ये अपॉइंट करेंगे जरूरी नहीं है कि ये मुस्लिम हो। तो यहां पर भी केवल 3 ही लोग गैर मुस्लिम शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम भी हो सकते हैं, गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। जो बिल है वो ये कहता है कि कम से कम जो वक्फ बोर्ड है उसमें 2 नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम सदस्य होने चाहिए और कम से कम 1 सदस्य जो है शिया होना चाहिए, 1 सुन्नी होना चाहिए, और या तो जो अन्य बैकवर्ड जो पिछड़े हुए तबके हैं मुसलमानों में, जिनको पासमानदा मुसलमान कहते हैं, उनमें से भी कम से कम 1 प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिए। तो ये सरकार का प्रयास है कि सबका प्रतिनिधित्व बोर्ड में हो। तो चलिए देखिए, ये अब पूरी तरह से ईमानदारी से सबको रखा जा रहा है और ये कहा गया है कि अगर जो है राज्य में बोहरा कम्युनिटी रहती है और अगाखानी कम्युनिटी रहती है तो उनके भी एक मेंबर जो है इसमें बोर्ड में होने चाहिए, अगर उनकी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी में उस राज्य में है। बहुत कम है, इनकी संख्या बहुत कम है और इनके द्वारा वक्फ की गई प्रॉपर्टीज की संख्या भी बहुत कम है। केवल कुछ राज्यों में ही इनको जो है वक्फ में शामिल होने का मौका मिलेगा। मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो तबके हैं उसको, जो हमारे सुन्नी भाई हैं, शिया भाई हैं, इनको इस्लाम में मानते ही नहीं है, लेकिन ये स्वयं अपने आप को इस्लाम का अनुयायी मानते हैं। जो ये बिल है ये कह रहा है कि जैसे काउंसिल में 2 मुस्लिम महिलाएं होती हैं वैसे इसमें भी कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं होंगी। तो कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा बदलाव है वो यहीं पर सब डिस्प्यूट है। कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसमें बदलाव किया गया है। इसमें जो पहले से व्यवस्था लागू थी वो ये थी कि एक चेयरमैन होगा ट्रिब्यूनल का, जो कि या तो क्लास 1 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा या सेशन जज होगा या सिविल जज होगा। ये पहले से व्यवस्था थी। इसके अलावा एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का एक स्टेट ऑफिसर होगा और कम से कम एक मुस्लिम विधि का जानकार व्यक्ति होगा। ये पहले व्यवस्था थी, लेकिन जो अब बिल आएगा उसमें जो ये तीसरा व्यक्ति है मुस्लिम विधि का जानकार, वो हटा दिया जाएगा। होता क्या था कि जो मुस्लिम विधि के जानकार होते थे ये संभवतः हर हाल में वकील लोग होते थे
और इसमें से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति शामिल हो जाता था ट्रिब्यूनल में जो राजनीतिक एजेंडा लेके आता था, कुछ ना कुछ नेतागिरी करता था। तो और उसके बाद वो ट्रिब्यूनल में आने के बाद इन दोनों को प्रभावित करके पूरे ट्रिब्यूनल को हाईजैक कर लेता था, अपने तरीके से चलाता था और भ्रष्टाचार जमकर उसमें होता था। तो सरकार का प्रयास है कि जो मुस्लिम विधि का जो जानकार वकील आदमी है इसको इससे बाहर कर दिया जाए। और होता क्या था कि जो ये मुस्लिम विधि के जानकार हैं, ये जो जज हैं, ये लोग भी मुस्लिम विधि के जानकार होते हैं। अंत में फैसले पर साइन इन्हीं लोगों के होते हैं। तो सरकार ने प्रयास किया है कि ये जो मुस्लिम लॉ का जानकार व्यक्ति है इसको बाहर किया जाए। अब कौन कौन होगा, पूरा स्ट्रक्चर इसमें बदल दिया है। इन्होंने कहा है या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होगा चेयरमैन, या तो वर्तमान होगा जो काम कर रहा है, या तो कोई पूर्व जो जिला कोर्ट का जज है वो भी हो सकता है। इसके अलावा कोई एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी है राज्य का, या तो वो करंट हो, मतलब काम कर रहा हो, सरकार में नौकरी में हो, या पूर्व अधिकारी भी हो सकता है। और ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाएंगे, यही ट्रिब्यूनल का निर्माण करेंगे। अर्थात 2 अधिकारी पहले भी स्टेट की तरफ से थे और एक मुस्लिम लॉ का जानकार था, उसको हटा दिया है। हाँ, अधिकारियों को बदल दिया है। अब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को कर दिया है और संयुक्त सचिव अर्थात जो IAS लेवल का अधिकारी होगा उसको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा एक बदलाव और हुआ है, अपील अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के खिलाफ जो कहीं भी अपील नहीं कर सकते थे, जो वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला था वो आखिरी फैसला माना जाता था, तो उनको कहीं भी आगे चैलेंज नहीं किया जा सकता था किसी कोर्ट में, वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इस बिल के पास होने के बाद जो वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले हैं उनको 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। अगर आपको लगता है कि ट्रिब्यूनल का फैसला गलत है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को पलटा है तो दूसरी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो मित्रों, ये बदलाव हुआ है। आगे देखते हैं जो पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार को वक्फ के मामले में कुछ इंटरफेयर करने की शक्ति मिल रही है। क्या मिल रही है? वक्फ का रजिस्ट्रेशन, अर्थात अगर किसी ने वक्फ किया है तो उसको रजिस्टर्ड कर दिया जाए, पुख्ता कर दिया जाए। इसके अलावा वक्फ के जो खर्चे हैं, उनकी जो आय है, उनके व्यय है, उसको पब्लिकली प्रकाशित कर दिया जाए अखबार में, जिससे उस वक्फ से जो लाभान्वित होने वाले हैं, जो उस समुदाय के लोग हैं, वो ये जान सकें कि वक्फ सही से काम कर रहा है कि पहले की तरह घपला घोटाला ही हो रहा है। इसके अलावा जो वक्फ की प्रोसीडिंग है, जो उनकी जो मीटिंग्स हैं, उनके जो बिंदु हैं, जो अब तक चोरी छुपे रहते थे, कहीं कोई जान नहीं पाता था कि क्या फैसले हो रहे हैं, उनको भी अब प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा जो राज्य सरकारें हैं वो किसी भी समय जो वक्फ के खाते हैं उनका ऑडिट करा सकती हैं, उनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर सकती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हेराफेरी और जो है गड़बड़ी हो रही है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो भी जो CAG हैं, जो काउंटर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, जो ये ऑडिट के जो सबसे बड़ा ऑफिस है वही CAG का होता है, या किसी और एजेंसी के माध्यम से केंद्र सरकार भी जो है इनकी जो है जांच करा सकती है, वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल की। इसके अलावा जो पहले प्रावधान था कि अगर राज्य में जो शिया लोग हैं, अगर उनकी 15% से अधिक वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड में, तो जो शिया है इनका एक अलग वक्फ बोर्ड बन जाएगा, अगर 15% से अधिक वक्फ प्रॉपर्टी शिया लोगों की है। लेकिन अब सरकार ने प्रावधान किया है कि शिया लोगों का एक अलग बोर्ड होगा वक्फ बोर्ड, सुन्नी लोगों का अलग वक्फ बोर्ड होगा, और इसके अलावा जो बोहरा और आगा खानी जो सेक्ट हैं, जो संप्रदाय हैं, उनके भी अलग अलग वक्फ बोर्ड बनेंगे। तो इसमें भी कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती। सभी लोगों के अपने अपने वक्फ बोर्ड होंगे, विवाद समाप्त होंगे, सभी लोग अपने अपने
बोर्ड की जो है देखभाल करेंगे, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज की देखभाल करेंगे। अब मित्रों, जो मुस्लिम भाई इस वीडियो को जिन्होंने यहां तक देखा है, वो मुझे बताएं कि इन चेंजेस में कहीं भी आपको लग रहा है कि वक्फ की संपत्तियों को बीजेपी हड़पने जा रही है, या ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको कि ये जो वक्फ की संपत्तियां हैं ये हिंदुओं के हाथों में चली जाएंगी। और जो हमारे हिंदू भाई बहुत खुश हो रहे थे कि वक्फ में अब संशोधन हो जाएगा, अब इधर से उधर हो जाएगा सब, उनको इसमें क्या लगता है, उनको क्या लाभ हो रहा है? अब कुछ आपको मिलने वाला नहीं है इसमें। तो मेरा ये एक विश्लेषण था, मैंने जो बिंदु मोटे मोटे थे उनको निकाला और आपको बताया कि वक्फ संशोधन बिल आने के बाद जो वक्फ का कानून है उसमें क्या परिवर्तन आएगा। वास्तव में इसका उद्देश्य वक्फ की संपत्तियों को हड़पना नहीं है, ना उसको हिंदुओं को देना है, ना मुस्लिमों से छीनना है। इसका उद्देश्य है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनका मैनेजमेंट सही तरीके से हो, और जो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, परिवार के परिवार वर्षों से उसके मुतवल्ली बने हुए हैं, उन पर कब्जा किए हुए हैं, और जो गरीब मुसलमानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उनको भी इसका लाभ मिले और वक्फ अपने सही जो उद्देश्यों को पूरा कर सके। तो चलिए मित्रों, अगर आपको लगता हो कि मैंने इस वीडियो को बिना किसी पक्षपात के बनाया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।